नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और इस लोकतंत्र को मजबूती देता है इस देश का कानून और देश का संविधान। देश का संविधान हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार देता है और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति को बराबरी और समान न्याय का अधिकार देता है। और यही कानून और संविधान हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद भी है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम लोग यहां मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपके लिए बेहतर सहायता के लिए। रोजाना आपके सामने एक नए विषय के साथ हम लोग आते हैं ताकि आपकी कानून संबंधी जानकारी को मजबूत कर सकें, आपको बता सके कम से कम कि उस संबंध में पहला कदम आप क्या और कैसे उठा सकते हैं। आज का जो विषय है वो हमारा है कि दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत क्या अंतर्निहित अधिकार है। इसके साथ ही अगर कोई और कानूनी समस्या आपके जहन में है तो आप हमारे साथ चर्चा कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपके लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इनमें से किसी भी एक नंबर पर आप फोन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक रख सकते हैं। हमारे साथ एक एक्सपर्ट पैनल रहेगा, उस पैनल की सहायता से आपको बेहतर कानूनी सलाह हमारी तरफ से जरूर मुहैया कराई जाएगी। और फिलहाल हमारे साथ जयंत कुमार ओझा जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। उसके बाद कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन जयंत कुमार ओझा दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्निहित अधिकारों की बात करते हैं तो सबसे पहले जानना चाहूंगा कि अंतर्निहित अधिकारों को किस तरीके से व्याख्या की गई है इनकी। जो अंतर्निहित अधिकार है इसको कहते हैं कि इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट। ये सीपीसी जो हमारा है सिविल प्रोसीजर कोड, उसका सेक्शन जो है 151 की हम इसमें बात करते हैं कि कोई भी, जैसे कि क्रिमिनल लॉ में है 482 में इनहेरेंट पावर की बात की गई है और सिविल प्रोसीजर कोड में जो है 151 में इसकी चर्चा की गई है कि कितना जो है इनहेरेंट पावर क्या होता है। इनहेरेंट पावर में हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस की बात होती है और एंड ऑफ जस्टिस, कि जैसे कि मान लीजिए कहीं से भी न्याय का जो उद्देश्य है वो विफल ना हो। इसमें बहुत सारी चीजें जैसे 148 से लेकर के और 153B तक जो है इनहेरेंट पावर के दायरे में आता है जी। इसमें जो 148 जो सेक्शन है वो बात करता है इनलार्जमेंट ऑफ टाइम, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आप जो भी हम लोग सूट फाइल करते हैं, बहुत बार होता है कि लिमिटेशन दिया हुआ है कि इसका लिमिटेशन जो है साल भर है, 6 महीना है, 2 साल है, 5 साल है, और उसके बाद जो होता है लिमिटेशन बार हो जाता है। उसके बाद हम कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगा करके और सूट को हम फाइल करते हैं। तो इसी ये इनहेरेंट पावर ही है कोर्ट का, जो 151 के दायरे में भी इसको रखा जाता है कि ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि कोर्ट एडमिट करे या ना करे जी। तो इसको हम इनडायरेक्ट में कर सकते हैं कि जो डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट के जो है, जैसे एग्जीक्यूशन के संबंधी, जैसे एग्जीक्यूशन हम फाइल करना चाहते हैं, उसका टाइम बीत गया, या उसके मतलब कोई भी जो कोर्ट के विवेक पर जो चीजें निर्भर है कि कोर्ट एडमिट करेगी या नहीं करेगी, तो ये इनहेरेंट पावर के जो दायरे में जो आता है कि इनलार्जमेंट ऑफ टाइम हो गया, अमेंडमेंट ऑफ एनी प्लीडिंग हो गया, उसके बाद अमेंडमेंट ऑफ एनी डिक्री एंड ऑर्डर और जजमेंट। जैसे कि बहुत बार होता है कि क्लरिकल मिस्टेक या अर्थमेटिकल मिस्टेक जो भी है वो हो जाता है, तो इसको जो है स्पेशल सेक्शन है इसमें 152 152 में जो भी क्लरिकल या अर्थमेटिकल जो भी मिस्टेक है उसको क्योर करने के लिए इसमें दिया हुआ है प्रोविजन। लेकिन ये सारी चीजें हम जो है डायरेक्ट कोर्ट में इसका कोई स्पष्ट प्रोविजन नहीं है, तो इसको हम एप्लीकेशन जो भी लगाते हैं उसमें हम इसकी बात करते हैं कि 151 की एप्लीकेशन लगाते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एग्जैक्ट प्रोविजन दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए सिविल की हम बात कर रहे हैं, सिविल प्रोसीजर कोड की, इसमें प्लेन फाइल होता है, उसके बाद रिटन स्टेटमेंट फाइल होता है। तो रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का जो टाइम दिया हुआ है वो है 30 दिन के अंदर आप फाइल करें। उसके बाद सफिशिएंट कॉज हो तो विद इन 90 डेज 90 दिन के अंदर आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि इसी में अगर आपका टाइम बीत गया तो अब इसमें अगर एप्लीकेशन लगाना है, कोई आप नहीं फाइल कर पा रहे हैं, तो इसमें जब भी हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो अगर आपका टाइम लैप्स हो गया तो आप 151 के जो है उसको लेकर के फाइल करते हैं कि कोर्ट हैज ए पावर। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि 151 जो हमारा डिस्कस करता है इसमें सिर्फ कोर्ट की चर्चा है, यानी टॉप टू बॉटम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जो है 151 का यूज करता है, जो भी कोर्ट है वो यूज करता है। और इसमें जो भी ये मेनली जो है वो एडवोकेट के लिए है कि अगर एडवोकेट को कोई रास्ता कभी नहीं सूझ रहा है कि हम किस
सेक्शन में एप्लीकेशन लगाएं। कोर्ट जो है बहुत बार कहती है कि वकील साहब एप्लीकेशन फाइल कीजिए जी। तो सवाल होता है कि हम किस सेक्शन में फाइल करें, ठीक है, कैसे, ये किस भी हम कानून जानेंगे के आपसे दायरे कि में। कैसे आप जो आपका क्लाइंट होता है उसको बताते हैं इस बारे में। लेकिन इस वक्त हमारे साथ राजेश हमारे सहयोगी जुड़ चुके, हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजेश, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? राजेश, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? चलिए राजेश, आपका नंबर हम तक जरूर पहुंच चुका है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से जल्द आपको कॉल जाएगा और इस संबंध में बेहतर जानकारी, आपकी समस्या जानकर आपको दी जाएगी। लेकिन जयंत कुमार ओझा, एक आम व्यक्ति को कैसे पता हो इनहेरेंट पावर्स के बारे में? इनहेरेंट पावर आम आदमी को पता चलेगा, वो एडवोकेट से संपर्क करेगा तो उसके बाद ही पता चलेगा। जैसे ही आपको कोई अगर सिविल, ये तो सिविल प्रोसीजर कोड की हम बात कर रहे हैं, सिविल प्रोसीजर कोड में जैसे ही आप जैसे जमीन से जुड़ा मुद्दा है, रेंट से जुड़ा मुद्दा है या फैमिली कोर्ट का भी मुद्दा है, तो ये मुद्दे के लिए जिसमें आप आते हैं तो बहुत बार होता है कि एग्जैक्ट प्रोविजन नहीं दिया गया है। हम सिर्फ अभी बात कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है इनहेरेंट पावर की, अंतर्निहित कोर्ट की जो अंतर्निहित शक्ति है। तो बहुत बार होता है कि एडवोकेट ये कहते हैं कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन इसमें जब एग्जैक्ट प्रोविजन हमको दिखाई नहीं देता है तो ही हम 151 में जाते हैं। लेकिन अगर बहुत बार जजेज जो हैं, आप जब एप्लीकेशन लगाते हैं तो हंस देते हैं, ये कहते हैं कि वकील साहब ये प्रोविजन जो है वो स्पष्ट इस सेक्शन में दिया हुआ है, तो आप उसी में एप्लीकेशन लगाइए। जैसे कि हमारी 617 का प्लीडिंग की बात आती है, अमेंडमेंट इन प्लीडिंग, तो अमेंडमेंट इन प्लीडिंग में पहले हम लोग बात करते हैं कौन कौन से सेक्शंस हैं जो इसमें डील करते हैं, कहां से कहां तक इनहेरेंट पावर्स की बात की गई है? हाँ, इसमें जो है 148 से लेकर के सीआरपीसी के 148 से लेकर सीपीसी के, हाँ, सिविल प्रोसीजर कोड का 148 से लेकर के 148 से लेकर के 153 बी तक जो है वो इनहेरेंट पावर के दायरे में आता है। और इसमें जो है इनहेरेंट पावर की चर्चा जो है 151 में मात्र की गई, सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट, ये जो मार्जिनल नोट है 151 का। तो ये स्पेशल इसमें दिया हुआ है कि कौन कौन से काम जो है इनहेरेंट पावर के दायरे में आएंगे। कुछ चीजें जो है डिस्क्राइब की गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट से कि किस किस चीजों को जो है इनहेरेंट पावर में रखा जाए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसके बारे में बात करता है। वो जो 142 आर्टिकल है उसमें बात की गई है कंप्लीट जस्टिस की। जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी कंप्लीट जस्टिस के लिए इनहेरेंट पावर के, जैसे कि कोई भी मैटर पे जो है अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लगता है कि इसमें जो है सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, या किसी मैटर, जो भी मैटर पेंडिंग है अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो वो जो है 142 का प्रयोग करके 142 में उसमें जो है स्पष्ट इस टर्म का प्रयोग किया गया, ऑनरेबल कोर्ट डू एनीथिंग फॉर कंप्लीट जस्टिस। हाँ, कंप्लीट जस्टिस, पूर्णतः न्याय की बात की गई है कि कहीं से भी कोई ये ना गुंजाइश रहे कि इसमें हम कह सकते हैं ना कि इनहेरेंट पावर मीन्स कि कोर्ट हैज ए पावर टू डू एनीथिंग इन द मैटर पेंडिंग बिफोर इट। मतलब कहीं से भी ये आपने बताया कि सीपीसी की धारा 148 से 153 बी तक ये इनहेरेंट पावर्स रहती हैं। मैं चाहूंगा सिलसिलेवार के साथ बताएं कि 148 क्या कहती है, 149 क्या कहती है, 150 क्या कहती है, 151, 152, 153 ए और बी। बिल्कुल, इसमें बात आती है 148 जो है ये कहता है कि इनलार्जमेंट ऑफ टाइम, जैसे कि आपको कोर्ट के थ्रू ऑलरेडी टाइम दे दिया गया है, लेकिन आपको जो है वो टाइम आपका बीत गया है, अब आपके पास कोई उपाय नहीं है कि हम क्या करें ना करें। तो इसमें हम डायरेक्ट जो है 151 में आते हैं, 151 में, और उसका एप्लीकेशन, हम जब भी एप्लीकेशन लिखते हैं तो लिखते हैं कि एप्लीकेशन अंडर सेक्शन ये चीजें लिखना बहुत जरूरी होता है। कोई भी एप्लीकेशन जब आप कोर्ट में लगाते हैं तो इसमें ये की चर्चा करना जरूरी है कि किस सेक्शन के अंडर आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। तो अगर एग्जैक्ट प्रोविजन कहीं नहीं है तो आप, अगर टाइम आपका बीत गया है तो कोर्ट को जो है वो पावर है इनलार्जमेंट ऑफ टाइम की 148 में बात की गई है कि उसमें 30 दिन का जो टाइम है वो आपको दिया जाएगा, कभी भी कोर्ट आपको दे सकती है। इसमें फिर बात आती है 148 ए की। 148 ए में केबिएट का पावर है कि एनी पर्सन, केबिएट में जो 148 है उसमें यह चर्चा की गई है कि एनी पर्सन मीन्स कि अगर कोई भी मैटर से आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि जब भी इस मैटर की सुनवाई सुप्रीम कोई भी कोर्ट में हो, इसमें किसी कोर्ट का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया, किसी भी कोर्ट में आप जिसे केविएट फाइल करते हैं तो इसमें जो है आपको ये पावर दिया गया है कि आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में, कि आपका जो है वो मैटर आपको भी इसमें सुना, मतलब जब भी कोर्ट की प्रोसीडिंग चले तो इसमें जो है आपको बुलाया जाए।
तो वो 90 डेज की इसकी वैलिडिटी होती है। केविएट होता है। हाँ, जो केविएटर होता है उसको कोर्ट जो है नोटिस भेजती है कि इस डेट को इस मैटर की सुनवाई होगी, आप आ जाइए। ठीक है, मैं वापस आपके पास लौटूंगा जैन जी। इस वक्त फारूक अंसारी महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं हम तक। फारूक, अपनी बात आप रखिए। फारूक, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी, अपनी बात आप रखिए। शायद कुछ कनेक्शन में दिक्कत है, इस वजह से फारूक की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, रिंगटोन हमारे साथ पास आ रही, लेकिन आपका नंबर फारूक पहुंच चुका हमारे साथ। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की टीम की तरफ से आपको जल्द कॉल किया जाएगा, इस संबंध में और जानकारी दी जाएगी। जैन जी, ये बात तो 148 के बी के तहत केविएट के बारे में, 149 क्या कहती है? 148A 148 केविएट बात करती है 148A जी। 149 में है डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फी की बात की गई है कि जैसे कि आप सूट फाइल कर दिए जी, अगर जो है बाद में कोर्ट को ये पावर कि अगर मैटर के बीच में इन बिटवीन ट्रायल कोर्ट को भी कहीं से भी लगता है अगर कि इसमें जो है वो मैटर जो है इसमें कोर्ट फी जो है वो कम है, तो आपको जो है कोर्ट ये आदेश दे सकती है कि अपने में कोर्ट फी कम है, उसको आप फाइल मतलब कोर्ट फी जमा करने के लिए टाइम ले लीजिए या फिर जैसे भी हो वो इसका कर लीजिए जी। तो इसको जमा कराना पड़ता है कोर्ट के, जैसे भी टाइम दे देगा कोर्ट को ये पावर है कि डिफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फी विद इन सच पीरियड, तो आप उस पीरियड में जो है उसको जमा करवा सकते हैं जी। तो हम जो है इसको कोर्ट के आदेश से जितने भी जल्दी हो उसको हम जमा करवाते हैं। उसके बाद बात आती है 150 की जी। 150 में जो है वो ये कहता है कि ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, जैसे कोई भी कोर्ट है अगर एक कोर्ट से बहुत बार हम एप्लीकेशन लगाते हैं कि मैटर जो है वो ट्रांसफर हो जाए, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट ट्रांसफर करवाना चाहते हैं या कहीं से भी कहीं, बहुत बार सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर लगता है कि ट्रांसफर के लिए लगाते हैं हम एप्लीकेशन कि हम पहले बहुत बार प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जो भी पार्टी हो, तो जो भी हम केस कहीं भी अगर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस की जो बात की गई 150 में, उसमें यही है कि आपका जो है मैटर जहां भी जाएगा वो सेम पावर सेम कोर्ट का रहेगा। जैसे कि मैटर ये नहीं कि ट्रांसफर हो गया, अगर मान लीजिए कि कोई दिल्ली का मैटर है, अगर कहीं भी ट्रांसफर हो जाता है, नोएडा कोर्ट में ट्रांसफर हो गया, तो जो जजेज यहाँ देख रहे थे वही जज वहां भी देखेंगे। ये पार्टी के कन्वीनियंट के लिए इसको ट्रांसफर किया जाता है। 151 का फायदा क्या होगा? वही जो बेंच रहेगी, तो ये भी मैं जानूंगा आपसे, लेकिन फारूक हमारे सहयोगी आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। फारूक, अपनी बात आप रखिए। कनेक्शन का दिक्कत, लेकिन आपने कहा कि ट्रांसफर आपका केस हो जाएगा, लेकिन जो जजेस पहले देख रहे थे इस मामले को उसी रैंक के उसी लेवल के जज वहां लेवल के जज, हाँ, हाँ, ठीक है। जैसे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो या सिविल जज जूनियर डिवीजन हो या सिविल जज सीनियर डिवीजन हो, वही जज वहां भी उस मैटर को देखेंगे। ठीक है, ये हमने बात की 150 की। 150 151 में ये चीजें हैं जिसकी हम आज जो मेरा टॉपिक है कि इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट, तो इसके जो है 151 में इसकी चर्चा की है कि इनहेरेंट पावर होता क्या है, कब कब कोर्ट जो है इसका यूज कर सकती हैं इसके चीजों को। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें अनलिमिटेड पावर भी नहीं है, मतलब कि पार्टी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ भी कर सकते, कोर्ट जो है कुछ भी कर सकती है। ये आप कर सकते हैं डायरेक्ट कि पार्टी को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी आप कर सकते हैं। जैसे कोर्ट जो है कोई भी एक्शन ले सकती है, नोटिस भेजना हो या सम्मन देना हो, 2 बार देना हो, जैसे बहुत बार एग्जीक्यूशन फाइल करना हो, रिवाइव ऑफ ऑर्डर की बात होती है, ठीक है, उसके बाद डिफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फी की बात होती है। ये सारी चीजें जो है एक इसमें डायरेक्ट एक सेक्शन दिया गया, इनहेरेंट पावर है कोर्ट का, एक अंतर्निहित शक्ति है कि जिसका अगर एग्जैक्ट प्रोविजन कहीं नहीं है तो आप 151 में आएंगे, या कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, अगर कोर्ट आपको जो है कहीं से भी रिलीफ आपको नहीं मिल रहा है तो इसको सिविल कोर्ट में, सिविल जज में भी आप लगा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी इसका यूज कर सकते हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है, लेकिन इस्तेमाल कब होता है इनका, किन परिस्थितियों में होता है इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट का? हाँ, जब आपके पास एग्जैक्ट प्रोविजन नहीं है, क्योंकि हमारा सिविल प्रक्रिया संहिता कौन से स्थिति बन सकती है, कब कब बनी है? जैसे कि मान लीजिए कि ये सिचुएशन बनता है कि जैसे कि मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि 30 दिन का जो WS फाइल करने का है, या फिर विटनेस को बुलाने का है, या एग्जीक्यूशन आप फाइल करते हैं, एग्जीक्यूशन आपका जजमेंट हो गया, उसके बाद आपको टाइम दिया गया, विद इन टाइम आपने फाइल ही नहीं किया एग्जीक्यूशन जी, एग्जीक्यूशन जो डिक्री पारित होने के बाद जो विद इन टाइम आपने फाइल, तो आपके पास एप्लीकेशन लगाते हैं आप कंटिन्यूएशन ऑफ डिले की, कि हम इसमें जो भी एप्लीकेशन है उसको एक सेक्शन के अंडर लगाते हैं। तो इसका एक जो लेवल होता है वो काफी अच्छा होता है कि, और आपको भी कॉन्फिडेंस रहता है कि इस सेक्शन में हमारे ये राइट दिए गए। लेकिन जब आपको कहीं से भी कोई राइट नजर नहीं आ रहा है, कहीं से भी कोई क्लू नजर नहीं आ रहा है, तो हम जो है 151 में आ जाते हैं कि ये हमको जो है सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर की बात की गई है इसमें, कि कंप्लीट इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, कंप्लीट ऑफ
कंप्लीट ऑफ द जस्टिस की बात की, कंप्लीट जस्टिस जी। इसमें यही है। इसका अगर एक लाइन में कहें कि जजेज कोर्ट हैज ए पावर टू डू एनीथिंग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज बिफोर इट। ठीक है। जो भी मैटर आपके सामने पेंडिंग है जी। उसको आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसी संबंध में अगर एक पार्टी के इंटरेस्ट को सेव किया जाता है तो दूसरी पार्टी को आपत्ति हो सकती है, तो क्या इनहेरेंट पावर जब कोर्ट ने इस्तेमाल की है उसको चैलेंज करने का प्रावधान है कहीं? नहीं, चैलेंज तो इसमें तो आप हमारे पास जो अपील का अधिकार है वो तो हमेशा है। इनहेरेंट पावर मींस कि ये कोर्ट का सब कोर्ट में है। मतलब सिविल जज को अगर डिसीजन कुछ गड़बड़ दिया या कोई ऑर्डर दिया है तो हम एडीजे के यहाँ अपील करते हैं, एडीजे के यहाँ से अगर कुछ दिक्कत हुआ हम हाई कोर्ट जाते हैं। तो हमारे जो अपील का अधिकार है वो इसमें कहीं से नहीं बाधित किया गया है। इसमें जो है 153 में जब आप आएंगे तो 153 में अगर आप अपील में गए, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका एग्जैक्ट आंसर भी प्रोविजन में दिया हुआ है जी। 153 में जब आप जाते हैं कि 41 ऑर्डर 41 में हमारा जो 11 जो रूल है, ऑर्डर 41 का रूल 11, जैसे ही आप अपील फाइल करते हैं मान लीजिए, तो अपील फाइल करने के बाद अगर अपीलीय अदालत को भी ये लगता है, जो अपीलेट कोर्ट हो उसको भी अगर ये लग रहा है कि आप कहीं से भी आपको जो ऑर्डर पास हुआ है, डिक्री जो लोअर कोर्ट जो डिक्री पास की है उसमें कहीं से भी आपको कमी नजर आ रही है जी। तो अपीलेट कोर्ट जो है ये कह सकता है कि ये इसमें क्लरिकल या कोई भी मिस्टेक है, आप इसको जो है वहीं उसी कोर्ट से इसको करेक्शन करवाइए। तो ये एग्जैक्ट प्रोविजन जो आपने कहा कि अपील में जाने के बाद, अपील में जाने के बाद कोर्ट को लगता है कि ये चीजें गलत हुआ है या गलत है, तो जो कोर्ट डिक्री पास की है ये 153 बी में इसकी चर्चा की गई है। ऑर्डर 41 का रूल 11 इसकी बात करता है कि आपको फिर बैक टू आ करके यहाँ से करेक्शन करा के कलेक्टर मिस्टेक उसको खत्म करके और फिर उसको रीएडमिट किया जा सकता है। ये तो सर आपने जो बातें कही बहुत बेहतर तरीके से समझाया, लेकिन बहुत ही लीगल टर्मिनोलॉजी के साथ समझा जो कि आम लोगों को समझना थोड़ा सा शायद मुश्किल हो सकता है। अगर हम लोग इनहेरेंट पावर की दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत इनहेरेंट पावर के इस्तेमाल की बात करते हैं तो आसान भाषा में एक आम आदमी कैसे समझे इसको कि ये क्या है? क्या समझा जाए कि अदालत के पास अपना स्वेच्छा से निर्णय लेने की भी अधिकार रहती है, आपके पास कोई प्रावधान हो या ना हो, अदालत जो चाहे वो कर सकती है, ऐसे समझा जाए इसको? नहीं, अदालत जो चाहे वो कर सकती है, आप 100% राइट है, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, बस इसको है कि इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस की बात की गई है कि दोनों जो भी जस्टिस के लिए जो सही हो। अब इसमें जब न्याय की बात ही आ गई कि इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस बिटवीन द पार्टीज, आपको कहीं से भी अगर लग रहा है कि इनके साथ एक पार्टी के साथ गलत हुआ है या इनके साथ गलत हुआ है, तो आप उसमें बीच का कोई भी रास्ता निकाल के जो है उसका दे सकते हैं, उसको राइट दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंजंक्शन हम फाइल करते हैं 39 में, ये आम आदमी भी जानता है कि जैसे कि अनलॉफुल पोजीशन हमारे प्रॉपर्टी पे किसी का है, अब क्या किया कि आप जो है हमारा सूट तो चल रहा है कि आपने अनलॉफुल पोजीशन ले लिया है जी। लेकिन अब बात हो गई कि आपने अनलॉफुल पोजीशन लिया जब जमीन का कागज मेरे पास है जी। और बात आती है कि जब आप इसमें अब पता चला कि कुछ दिन बाद पता चलता है कि आप इसको सेल करने जा रहे हैं, तो हम उसमें जो है इसका एग्जैक्ट कोई प्रोविजन नहीं है कि हाँ सेल करने का एप्लीकेशन कहाँ लगाएंगे। ये बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर आदमी समझ सकता है इसको जी। कि आप जैसे ही आपको बात आती है कि आप जो है अब आपके पास कोई, अब सामने वाला एक तो अनलॉफुल पोजीशन में भी है, कब्जा कर लिए हैं और साहब जो है उसको बेचने भी जा रहे हैं, कोई भी फर्जी सेल ऑफ डीड बना करके। अब आप इसमें एग्जैक्ट जो आपका मैटर जो है सब ड्यूटीज है वो कोर्ट में पेंडिंग है अनलॉफुल पोजीशन को लेकर के इंजेक्शन, तो इसमें जो है आप जो एप्लीकेशन लगाएंगे कि लॉर्डशिप ये जो केस है वो यहाँ पेंडिंग है और ये पार्टी जो है वो सेल करने जा रही है, तो इसमें आपके पास यही एक रास्ता बचता है कि आप 151 में एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसी कोर्ट में जिस कोर्ट में आपका मैटर पेंडिंग है। कोर्ट जो है आपको स्टे लगा देती है उस पे कि जब तक मैटर जो है कोर्ट में पेंडिंग है, जब तक इसका फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता है जी, तब तक इसका कोई इसका बेनिफिट नहीं लेगा। सिंपल सी बात कि कोई इसका बेनिफिट नहीं लेगा, ठीक है। जब तक मैटर डिसाइड नहीं होता। ऊपर भी निर्भर करता है कि इस मामले में वो अपने इनहेरेंट जो राइट्स उनका इस्तेमाल करता है कि नहीं करता है, और इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी, तो उसमें इंटरेस्ट जो शब्द है वो कैसे डिफाइन किया जाता है, किसके पक्ष में डिफाइन किया जाता है, ये भी कोर्ट का ही डिस्क्रिप्शन इस बारे में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयंत कुमार ओझा, हम तक जुड़ने के लिए, उस बारे में जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक इस बारे में बेहतर जानकारी पहुंचाने के लिए।
इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को बेहतर और समान रूप से न्याय मिले। संबंध में कोई भी कैसी भी दिक्कत आपके सामने आती है तो आप निसंकोच होकर हमारी हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। सोमवार से लेकर शनिवार हम रोज हाजिर होते हैं आपके सामने शाम ठीक 4:30 बजे अपने नए नए मेहमानों के साथ, जो कि लीगल के हर मुद्दे पर आपको बेहतर सलाह देने के लिए इस प्रोग्राम के माध्यम से तत्पर है। नमस्कार।